हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दोबारा से देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का एक शानदार सा एपिसोड। दोस्तों, एपिसोड स्टार्टिंग से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं आरती वेद को मंदिर में ले जाती है। वहां जाकर उसे कहती है कि मेरे मांग में सिंदूर भर दो। वेद कहता है और देखने लग जाता है। आरती भी कहती है क्या हुआ, तुमने मुझसे प्यार नहीं करते हो? वेद कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुमने ना कोई हार श्रृंगार किया है और ना ही दुल्हन के कपड़े पहने हैं। हमारे हाथों में कंगन नहीं है, ना तुम्हारी मांग में टीका है, ना ही हमारे साथ परिवार वाले हैं। हम ऐसे ही शादी कर लेंगे क्या? कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। हमारी माँ का मन जीतकर हम शादी करवाना चाहते थे। यह शादी करना ठीक होगा क्या? आरती कहती है इस शादी के लिए माँ कभी नहीं मानेगी। इसके बारे में आप मत सोचिए। आरती कहती है आप मुझे बताइए, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? वेद कहता है आरती, तुम मुझे कैसा सवाल कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती कहती है तो फिर क्या चाहिए? सामने देवों के देव महादेव हैं, उनके सामने आप मेरी मांग भर दीजिए और मंगलसूत्र पहना दीजिए। वेद महादेव के चरणों में पड़ी हुई सिंदूर की थाल उठाकर लाता है और आरती को कहता है, हे महादेव, आपका ये स्पर्श किया हुआ सिंदूर आरती की मांग में भर रहा हूँ। आरती कहती है, देर किस बात की है, भर दीजिए मेरी मांग। वेद कहता है, देवों के देव महादेव, मैं आपको साक्षी मानकर आरती की मांग भरने जा रहा हूँ। आप हमें दोनों को आशीर्वाद दीजिए। जब वेद आरती की मांग भरने लगता है, तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और वह वेद को रोक देती है। वह वेद को कहती है ऐसा मत करो, तुम ऐसी शादी मत करो। अंजलि कहती है मेरी बहन गिनी ने भी ऐसी ही मांग भरवाई थी अभय सिंह राजपूत से, और उसके बाद वो गिन्नी सिंह राजपूत बन गई। बस उस दिन के बाद हमारे परिवार की कहानी बदल गई। इसी तरह अपने भाग्य को मत बदलो वेद। इस तरह से शादी करना गैरकानूनी है। कल ही अभी तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी पत्नी ही लोगों के सामने जानी जाती है। कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसा मत करो। आज अगर तुम तैश में आकर शादी कर लोगे तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे और इसी के साथ आरती भी गिरफ्तार हो जाएगी। सोचो कितनी बदनामी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं। ऐसा मत करो। आरती कहती है तुम सबके बीच में मत पड़ो माँ। अंजलि कहती है पढ़ना होगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आरती कहती है नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, ना ही तुम मेरी माँ हो। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर रिश्तों की गुंजाइश नहीं होती। तुमने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, जिंदगी में और कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। तुम यहाँ से चली जाओ। अंजलि कहती है हाँ जरूर चली जाऊंगी, पर यह शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। मेरे रहते कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं हो सकता, खासकर मेरे परिवार में। आरती वेद को कहती है, तुम सिंदूर लगाओ वेद। वेद आरती की मांग में सिंदूर भरने लगता है। अंजलि फिर आरती को रोकने लग जाती है। अपनी माँ को एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम से पुकारती है आरती और कहती है, हाथ मत उठाइए मुझ पर। अंजलि भी कह देती है, एक बार नहीं 1000 बार उठाऊंगी तुम पर हाथ। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। जब तुमने एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम से बुला ही लिया है, तो मैं यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता और मैं कोई भी गैरकानूनी काम होता हुआ नहीं देख सकती। अंजलि कहती है, वेद अगर तुमने मांग में सिंदूर भरा तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। उसके बाद जो भी होगा कोर्ट में होगा। तभी वहां पर कली आ जाती है। वो कहती है वेद बाबू शादी नहीं कर सकते, यह मेरे पति हैं, इनकी शादी तो मेरे साथ हुई है। कली कहती है पूरे समाज के सामने आपने मेरे साथ शादी की थी, मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मंगलसूत्र पहनाया था। आरती कहती है पद्मा मौसी ने तो खुद कहा था, वह शादी झूठी थी, वह सिंदूर नकली था। कली कहती है, अच्छा तो फिर बुलाइए पद्मा मौसी को कोर्ट में, बुलाइए, उन्हें पेश कीजिए, साबित कीजिए यह सिंदूर झूठा था। कली फिर से ड्रामा शुरू कर देती है। वह वेद को कहती है, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कली अंजलि को कहती है, आप सब कुछ देख रही हैं, मैंने ही आपको माँ कहा था, तो फिर मैं आपके उस रिश्ते की कसम देती हूँ। आप मेरे लिए कुछ कीजिए। अंजलि कहती है, तुम फिक्र मत करो कली, यह शादी नहीं होने दूँगी। अंजलि कहती है, वेद अगर तुम आरती की भलाई चाहती हो ना, तो आरती को लेकर घर वापस चले जाओ। वेद कहता है, पर वहाँ तो कुछ दिनों के बाद हमारी शादी है ना। अंजलि कहती है, तब तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अगर कोर्ट में यह बात साबित हो गई, कली हमारे साथ सचमुच शादी कर रही है, तो फिर कली के साथ ही घर बसाना पड़ेगा। और अगर कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि तुम दोनों की शादी नकली थी, झूठी थी, तो फिर जैसा तुम चाहो, आरती कह रही है वैसा ही होगा। आरती कहती है कोई ज़रूरत नहीं है इस सब की, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी मर चुकी है। आरती गले से हार निकाल कर फेंक देती है
और वहाँ से चली जाती है। वेद आरती के पीछे जाने लगता है। कली उसको पकड़ लेती है और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाइए वेद। वेद कली को कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। मगर कली उसे नहीं छोड़ती। वेद को गुस्सा आता है। वह उस हाथ पर उठाने लगता है। तभी अंजलि उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, नारी पर कोई अत्याचार नहीं। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो वेद। वेद तुम एक आदर्श पुरुष हो। वेद अंजलि से सॉरी मांगता है और कहता है, आपको भी यह सब शोभा नहीं देता कि आप अपनी बेटी की बात ना मानकर दूसरी लड़की पर विश्वास करें। अंजलि कहती है, मैं दूसरी लड़की पर विश्वास नहीं कर रही, बल्कि मैं पत्नी, एक सच्ची पत्नी के ऊपर विश्वास कर रही हूँ। कली ने यह दावा किया है कि वह तुम्हारी पत्नी है, इसलिए मैं इसकी बात पर विश्वास कर रही हूँ। अंजलि वहां से जाने लगती है। कली वेद के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। वेद कहता है, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह मेरा 7वां जन्म है। मैं सिर्फ आरती का हूँ और आरती का ही रहूँगा। वेद वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर सारिका आ जाती है। वो कली को कहती है, तुम अपना हक मत छोड़ना। कली सारिका को कहती है, आप सब क्या समझ रही हैं अपने आप को? एक तरफ तो आप वेद बाबू और आरती की शादी करवाने जा रही हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं, तुम वेद को मत छोड़ना। ऐसा क्यों कर रही हैं आप आखिरकार? सारिका कहती है, सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम जानकर क्या करोगी? बस तुम्हें जीतना है और उन्हें हारना है। यह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। शादी के दिन वहाँ पर आ जाना, सुबह से लेकर शाम तक मेहंदी, हल्दी, शादी सब कुछ अटेंड करना। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर क्या होता है। कली कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? कहती है, मैंने जो कहा है बस वो करना। मुझसे बाकी चीज़ें मत पूछो। बस इतना समझ लो कि यह मेरी एक चाल है। आगे हम देखते हैं एसीपी पंकज पुरोहित जी सूर्यवंशी से कहते हैं, मुंह खोलिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ये कहते ही उन सबको बहुत गुस्सा लगता है और सोनल कहती है, उनको आप टच भी नहीं कर सकते। एसीपी भी उसे चुपचाप बैठने को कहते हैं, तुम्हारी बात अब बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एसीपी कहते हैं, आप एक राज्यवंशी हैं, इसलिए मैं आपकी इतनी इज़्ज़त कर रहा था। पर मैं चाहता तो अभी मीडिया को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता था। सबको बता सकता था कि लड़कियों को स्मगलिंग की ज़िम्मेवारी तुम पर है। अभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वह कहते हैं, अपनी लिमिट में रहो एसीपी। वो कहते हैं, समझते क्या हैं आप अपने आप को? एक बेगुनाह परिवार ऐसे थाने में उठाकर ले आए, वो भी सीधा कुसुमगंज से। यहाँ पर दिल्ली, जहाँ लाकर आपने उनको बहुत टॉर्चर किया है। अब मैं पूछ सकता हूँ कि किसके इशारों पर ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ एडवोकेट अंजलि अवस्थी के इशारों पर किया जाता है? राघव सिंह राजपूत एसीपी से सवाल कर रहे होते हैं। जवाब दीजिए मुझे, राघव सिंह राजपूत कहते हैं। एसीपी कहते हैं, पद्मा को किडनैप किया है इन्होंने। राघव सिंह कहते हैं, क्या है आपके पास सबूत? आपको मुझे जवाब देना होगा, वरना मैं प्रेस मीडिया बुलाकर आपसे पहले कॉन्फ्रेंस करवा दूँगा, वह भी 2 मिनट में। अभी आपको पता चलेगा कि चंद्रभान सिंह की मुट्ठी में आप कैसे कैद हो सकते हो। सत्या सिंह के खून के मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं आप। बोलिए, बुलाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस? एसीपी कहते हैं, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। राघव सिंह कहता है, हाँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, धमका रहा हूँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। राघव सिंह फोन लगाने लग जाते हैं। एसीपी कहते हैं, किसे फोन लगा रहे हैं? चंद्रभान सिंह ठाकुर को फ़ोन लगा रहे होते हैं। राघव सिंह कहते हैं, क्योंकि सारे सबूत हैं मेरे पास। आपके पास इस वक़्त कोई भी सबूत नहीं है। आप निरपराध लोगों को बाहर से उठाकर लाते हैं और बिना किसी गवाह और सबूतों के एनकाउंटर कर देते हैं। और अब यह राजवंशी परिवार उन्हें उठाकर लाए हैं। शायद आपको पता नहीं, राजवंशी परिवार का सीधा ताल्लुक राजपूत फैमिली से होने वाला है। होने वाले दामाद है इनका बेटा हमारे घर का। यह राघव सिंह राजपूत उनको छूने तक नहीं देगा। अभी आप इन्हें छोड़ दीजिए। राघव सिंह कहता है, क्या हुआ सुनाई नहीं दिया? अभय सिंह कहता है, मैं कोई वकील नहीं हूँ, पर इनका होने वाला बेटा हमारा दामाद होने वाला है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। आरती मेरी बेटी जैसी है और उसकी शादी वेद राजवंशी से होने वाली है और यह हमारी इज्जत का सवाल है। वैभव सिंह भी कह देता है, क्या हुआ? आपको कानों तक हमारी बात नहीं पहुँची है क्या? फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और देखकर कहती है, अरे! यहाँ तो वेरनों की लाशें पड़ी हुई हैं और बहुत सारे गिद्ध उन्हें नोचने आ गए हैं। दोस्तों, आपको तो पता है जहाँ पर अंजलि जाती है वहाँ पर एक धमाका ही करती है। दोस्तों, फिर अंजलि अपने अंदाज में जाती है और कहती है, ए ससुर जी, वेद को ढाल बनाकर यह सब बात कर रहे हो आप? असली बात का तो पर्दाफाश मैं करूँगी।
वैसे विजय पर्दाफाश होने वाला है। सबको पता चल जाएगा कि पद्मा की किडनैपिंग के पीछे राजवंशी परिवार का हाथ है और ठाकुर परिवार का भी। और इन सब केस में राघव सिंह राजपूत भी बहुत बुरी तरह फँसेगा। दोस्तों ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।